हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर 10 है जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सभी को मैं आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो तरंग प्रकाश की चैप्टर है इसके बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर में अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो आप फुल में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय एंड एट लास्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अब बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कहेंगे सर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं बताए, तो देखिए वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे फर्स्ट फिजिक्स में आपको मैंने 7 से 8 चैप्टर तक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और किरण प्रकाशिकी का भी वीडियो मैं बना चुका हूं और आज बारी है चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब की बार आपको फिजिक्स में 90% प्लस पार करना है, ठीक है, ये हम लोग भी चाहते हैं और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि जो शिक्षा है ये एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप संसार को बदल सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम क्या चीज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 10 के, ठीक है, चैप्टर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर एटलीस्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है, यानी कि जल की सतह है उस पर तेल की अगर पतली परत बिछी हुई है तो क्या होता है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चमकीला दिखाई देता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देता है। ऐसा होता क्यों है, ये प्रकाश के किस गुण के कारण होता है। तो देखिए फर्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड है प्रकाश का ध्रुवण, थर्ड है प्रकाश का व्यतिकरण, इसको थर्ड ऑप्शन कर दीजिएगा, ठीक है, फोर्थ है प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी हमारे साथ बैठे पढ़ने के लिए तो आपके आगे कॉपी और पेन होना चाहिए, ठीक है। अगर नींद ज्यादा लगती है तो पानी वानी लेकर बैठिए, बाद में आपको नींद ना आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कहा जा रहा है कि एक वर्णी प्रकाश है, ठीक है, वो निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करता है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का ऐसा कौन सा गुण है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट है तीव्रता, सेकंड है चाल, थर्ड है आवृत्ति और फोर्थ है तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी कि उसकी आवृत्ति में कोई भी चेंजेस नहीं होता, जबकि उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसकी तीव्रता में भी चेंजेस होता है, उसका वेलोसिटी में भी, चाल में भी चेंजेस, स्पीड में भी होती है और वेवलेंथ में भी चेंजेस होता है, बट फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, आवृत्ति में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा स्लो मोशन में मैं बताता हूं लेकिन माइंड में आपके फास्ट मोशन में जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं, यानी कि दो स्रोत जो है, दो सोर्सेज कला संबंध कब होंगे, बताइए कौन सी कंडीशन है। तो देखिए फर्स्ट है एक समान तरंगदैर्ध्य की, सेकंड है एक समान वेग की, थर्ड है एक समान आवृत्ति की और फोर्थ है नियत कलांतर की। तो देखिए दो स्रोत कला संबंध तभी होते हैं जब वे तरंगे एक समान आवृत्ति की हों और नियत कलांतर की हों, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन राइट है। अब बहुत
सारे स्टूडेंट कहेंगे सर दोनों कैसे हो सकता है, एक ही सही होगा। तो बोर्ड एग्जाम में तो एक ही सही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दो दो आ जाए। ऐसा हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ दोनों, ये ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, बट यहां पर दोनों सही है, क्योंकि जो सही है वो सही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ये याद रखिएगा कि दोनों इकट्ठे ही आएगा, या फिर ऐसे लिखा रहेगा कि थर्ड हुआ फोर्थ दोनों, या सेकंड हुआ थर्ड दोनों, ठीक है, ऐसे ऑप्शन रहेगा उसमें, बट सही दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? बताइए इनमें से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है, यानी कि जो प्रकाश का वेग है वो जल में सबसे अधिक होगा। अगर वो किस रंग का प्रकाश हो, फर्स्ट है लाल, सेकंड है पीला, थर्ड है हरा, फोर्थ है बैगनी। तो देखिए लाल रंग, जो रेड कलर होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है, इसका वेग जल में सबसे अधिक होता है, ठीक है, दैट्स द राइट आंसर। तो नोट करते हुए चलिएगा, साथ में बैठिए, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठिए। अगर आपने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं की तो समझ लीजिए आप भूल जाएंगे, 10 मिनट 2 घंटे 3 घंटे में वो टॉपिक भूल जाएंगे। तो जब भी आप पढ़ाई कीजिए आपका माइंड वहीं पर होना चाहिए, आपकी कॉपी और आपके स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि, देखिए जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा होता क्यों है, वो रीजन क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट है इसका वेग बहुत तीव्र है, सेकंड है इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, थर्ड है वातावरण के ऊपरी सतह पर आपतित होता है, और फोर्थ है वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता। तो देखिए प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। अगर इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, देखिए वेवलेंथ अगर इसका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का होता है, इसीलिए ये देखिए तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, तो इसीलिए प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है, दैट्स राइट आंसर। तो ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने देखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आप ना पढ़ें, पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन इन 5 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप उसको पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तब हम चलते हैं इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा, ये भी 1 नंबर का आपके आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 1 ही नंबर के आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको समझना क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे क्योंकि फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल रहेंगे ही, बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स अधूरा है, और बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री, ठीक है, सभी को पता है, बिना फार्मूले के मैथ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट देखिए क्या है, दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी 2 भौतिक घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं कि प्रकाश जो है एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, जो वेव है, जो प्रकाश हमारा है, ठीक है, लाइट है, वो एक वेव की भांति व्यवहार करता है। वो कौन सी 2 घटनाएं हैं जो इसकी पुष्टि करती है, इसका प्रूफ देती हैं? तो दैट्स दोनों घटना आप देख लीजिए, एक है व्यतिकरण जो मैंने अभी आपको बताया था, तथा विवर्तन, ठीक है, विवर्तन। ये 2 ऐसी भौतिक घटनाएं हैं जो बताती हैं कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, यानी कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति की होती है, ठीक है। ये 2 भौतिक घटनाएं हमें बताती है, व्यतिकरण एंड विवर्तन, ठीक है। चैप्टर्स आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ऐसे ही 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVIP है, VVVIP। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है और यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं तरंग प्रकाश की चैप्टर में, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स हैं बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। देखिए समान आवृत्ति वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि समान आवृत्ति वाली 2 तरंगे हैं जिसके आयामों का अनुपात, आयामों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A1, आयाम को A से डिनोट करते हैं, तो एक तरंग का आयाम मान लेते हैं A1, दूसरे का मान लेते हैं A2, तो A1 अनुपात A2 जो है वो कितना है 5:3, ठीक है,
5:3 है। अब आपसे कहा जा रहा है इनके अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अधिकतम तीव्रता एंड न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स अधिकतम तीव्रता, रेशियो आई मिन यानी कि न्यूनतम तीव्रता, ठीक है, इसका रेशियो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं सबसे पहले, अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से पहले हम इसको लिख सकते हैं A1/A2, A1/A2, क्योंकि ये रेशियो में है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। ऐसे हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ये रेशियो में है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैंची गुणा कर देंगे, 5A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5A2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3A1। अब यहां से A2 की वैल्यू निकालेंगे, A2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3A1/5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। अभी देखिए हम निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। यहां पर हमें निकालना क्या है उसको समझिए। हमें निकालना है आई मैक्स यानी कि अधिकतम तीव्रता रेशियो न्यूनतम तीव्रता आई मिन, ठीक है, इसका हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, इसका हमें रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए साइड में हम निकालते हैं, इस साइड में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लगाएंगे, देखिए। अब चलिए स्टूडेंट इसका फार्मूला लगाते हैं आई मैक्स अपान आई मिन का, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है आई मैक्स अपान आई मिनिमम, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होता है ये किसके बराबर होता है। इसका फार्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, फॉर A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होता है उसका ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसीलिए A2 को निकाल लिया था। देखिए A2 को हमने निकाल लिया था, A1 को हम ऐसे रह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A2 के जगह पर 3A1/5 रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू देखिए A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 3A1/5, 3A1/5, ठीक है। अपान नीचे हो जाएगा A1, अब ये माइनस में हो जाएगा 3A1/5, 3A1/5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर है। चलो इसके नीचे एक मान लेते हैं, वो तो सभी के नीचे हम मान सकते हैं क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक होता है, सबका मालिक एक, ठीक है, वही, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं यहां पर। तो देखिए आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा। देखिए यहां पर इसको हम गुणा कर देते हैं। देखिए A1 यहां पर 5 हमें एलसीएम ले लेंगे, 5, ठीक है, 5 हमने एलसीएम ले लिया तो 1 का 5 से गुणा होता है, 1 5 जा 5, 5 का A1 से होगा तो ये 5A1 हो जाएगा और प्लस 5 ये ऐसे ही रहेगा 3A1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप एलसीएम लेकर देख सकते हैं। अपान नीचे भी यही हो जाएगा लेकिन माइनस में 5A1 माइनस 3A1 अपान 5, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा जगह कम होने के कारण मैंने यहां पर इसको लिख दिया, ठीक है। अब इस साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, ठीक है। आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है। अब एक काम करिए आप लोग, यहां से 5 से 5 आप कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर भी ले जाएंगे तब भी वही है, दोनों को मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया। तो हमारा अंदर क्या बचा, इसको ध्यान दीजिए। अंदर बचा 5A1 और 3A1 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों में A1 है, तो 5 3 हो जाएगा हमारा 8A1, ठीक है। अपान ये 5A1 में से 3A1 चला जाएगा तो ये बचेगा 2A1। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कट कर देंगे, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का, तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 आएगा और नीचे 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4 और 16 4 जा 64। तो हमारा हो जाएगा इन दोनों का रेशियो आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16/1, ठीक है। ये हो गया। अब यही हमारा आंसर हो गया। देखिए हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, आई मैक्स रेशियो यानी कि अनुपात आई मिन,
तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16:1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ है कुछ भी नहीं है। पहले मैंने A1:A2 जो था वो 5:3 था, हमने यहाँ से A2 निकाल लिया, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया Imax/Imin = A1 + A2/A1 - A2 का होल स्क्वायर। हमने इस प्रकार से लगाया, हमारा जो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आया वो 16:1 आ गया। ठीक है, तो मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में डायरेक्टली जाए। ठीक है, कोई भी रुकावट बीच में ना हो। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको समझिए। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम फ्रॉम 10th चैप्टर, यानी कि 10th चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इसमें आप सिंपली समझ लीजिए, इसमें समझना ही है आपको। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए, किसी माध्यम में 2 अथवा 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया कि कोई भी माध्यम है, तो किसी भी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ और एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का, जो माध्यम में कण है, ठीक है, प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन जो होगा वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर समझा जाए तो किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ और एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए वो चल सकती हैं। ठीक है, तो क्या है, कोई माध्यम है तो उसमें कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, तो बताया जा रहा है कि अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी जो विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो छोटे छोटे कण है उनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो जो उसमें तरंगे चल रही है, जिसमें दोनों तरंगे हैं तो दोनों तरंगों के परिणामी विस्थापन के, ठीक है, दोनों तरंगों के अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसको तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो सिंपली समझ लीजिए, क्योंकि एक नंबर में हम देख रहे हैं तो थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तो प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी अवरोध है, प्रकाश आकर इस किनारे से ऐसे मुड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक से आकर किनारों से मुड़ जाता है, ठीक है, तो प्रकाश के इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रकाश आ रहा है किसी किनारे से या अवरोध से, वो मुड़ जा रहा है। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर, ठीक है, आकर किनारों से मुड़ जाए तो प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। दैट्स अ सिंपल आंसर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान में रखिए, कभी ध्यान नहीं में से नहीं हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो हमारे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर वाले। यानी कि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखा, तो अब हमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ना होगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आते हैं, अब तो और आने लगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम आंसर आपको बताएंगे नहीं, आंसर इसका मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ये आपको बताना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आप क्वेश्चन जाने रहिए कि हाँ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यतिकरण एंड विवर्तन। ठीक है, तो ये आपको पढ़कर जाना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग सर्च करेंगे स्पेशली तो ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। इस चैप्टर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के पूछे जाने के चांसेस 99% होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें ऐसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे, 99% दावा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। हमारा किरण प्रकाश की और ये चैप्टर जो आपका तरंग प्रकाश की है, अर्धचालक, ये 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड फिजिक्स में। तो देखिए क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। आप लोग क्या कीजिए, सर्च कीजिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत विद शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी वीडियो चाहिए, सिर्फ चैनल का नाम बता दीजिए। अगर आप हमसे पढ़ना है तो चैनल का नाम ले लीजिए पीछे, बस आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की आपको व्याख्या करनी है। अपवर्तन की व्याख्या एंड परावर्तन की व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ऐसे ही परावर्तन की व्याख्या कीजिए। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ये देखिए वो भी आ गया, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या और परावर्तन के नियम की व्याख्या, इसको आपको जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमेशा आते हैं और जो बच्चे नहीं पढ़कर जाते हैं उनको छोड़ के आना पड़ता है। बट ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यू हैव टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। देखिए ये हमारा लास्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। तो मैंने आपको बताया कि आपके चैप्टर 10 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन चाहिए लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय का, तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें 2023 में आग लगाना है, और अगर आग लगाना है तो आपको हमारी सहायता करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लगातार देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।